गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए इसका आंसर है क्या, 2 स्थलों को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और ये 2 स्थल कौन से हैं? एक तो तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, और ये काकतीय वंश से संबंधित है। और वहीं दूसरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात का। तो गुजरात का धौलावीरा और तेलंगाना का रामप्पा मंदिर या फिर रुद्रेश्वर मंदिर वर्ष 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। और यह निर्णय यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के चीन में आयोजित 44वें सत्र में लिया गया था। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो ये सत्र कहाँ पे हुआ था, कौन सा सत्र था, किस देश में हुआ था, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो ये बिंदु भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ इन 2 स्थलों के शामिल होने के साथ ही साथ यूनेस्को में भारत के जो विश्व धरोहर स्थल है वो कितने हो गए? 40 हो गए, जिसमें से 7 प्राकृतिक है, 32 जो है वो सांस्कृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में तथ्य है। अब आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए या फिर 8 महीने के लिए? करेक्ट आंसर इज बी है। 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया। आइए इस योजना के बारे में देख लेते हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अन्य 6 महीने के लिए बढ़ा देना चाहिए जो है। और ये जब योजना जो है वो सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। इस योजना को सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के द्वारा लागू किया गया था। दौरान जो है कोरोना महामारी के दौरान, जब कोरोना महामारी आई थी तो उस दौरान अप्रैल 2020 में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और बेसिकली इस योजना का उद्देश्य देखिए तो महामारी के दौरान गरीबों को भोजन सुनिश्चित करना, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह जो है वो 5 किलो राशन निःशुल्क उपलब्ध कराना था, ठीक है। इस योजना के तहत देखा जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहचाने गए 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत जब हुई थी यानी कि अप्रैल 2020 में, तो 3 महीने की अवधि के लिए किया गया था, अप्रैल, मई और जून के लिए। लेकिन फिर समय के को ध्यान रखते हुए यानी कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बढ़ाते चला गया। और अभी देखेंगे तो ये योजना जो है सितंबर 2022 तक अब जारी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय नौसेना के जहाज को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? INS शिवाजी, INS वेला, INS वलसुरा या फिर INS रणवीर? करेक्ट आंसर इज ए है। INS शिवाजी को मान्यता प्रदान किया गया है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो सैन्य संगठनों को प्रेरित करने, साथ ही साथ कौशल एवं प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में उनके प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने INS शिवाजी को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान किया। किसके द्वारा? कौन से मंत्रालय के द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, INS शिवाजी को। और ये किस उद्देश्य से? इनके द्वारा जो इस केंद्र के द्वारा जो सैन्य संगठनों को प्रेरित करने और कौशल और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में जो उनके द्वारा किए गए प्रयास है उसको मान्यता देने के लिए। INS शिवाजी को उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की गहन जाँच के साथ साथ भारतीय नौसेना कर्मियों, मित्रवत विदेशी नौसेना और पूरे इकोसिस्टम के कौशल में सुधार के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण के बाद मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें INS शिवाजी तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित भारतीय नौसैनिक केंद्र है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है INS शिवाजी जो कि भारतीय नौसैनिक केंद्र है कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला में है, जिसे यहाँ पे देखा जाए तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत, बांग्लादेश,
श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो बताइए, बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है श्रीलंका के द्वारा। तो अभी देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में बिम्स्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की इस समूह की जो है बिम्स्टेक समूह के 5वें शिखर सम्मेलन के आयोजन किया गया है, वर्चुअल माध्यम से किया गया है और इसकी जो है मेजबानी की गई है श्रीलंका के द्वारा। और ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित है? कोलंबो, श्रीलंका में हुआ है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए हैं 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। और इस शिखर सम्मेलन की देखिए थीम क्या थी? टूवर्ड अ रेजिलियंस रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल्स जो है इस शिखर सम्मेलन की थीम थी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान देखा जाए तो बिम्स्टेक चार्टर पर भी हस्ताक्षर किया गया और इस चार्टर के तहत जितने भी बिम्स्टेक सदस्य देश हैं, इस समूह के जो सदस्य देश हैं, वो सभी सदस्य देश 2 वर्षों में एक बार मिलते हैं। ठीक है, चार्टर के साथ ही बिम्स्टेक का अब एक अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व है। साथ ही देखा जाए इसका एक प्रतीक चिन्ह है और एक झंडा भी है। ठीक है, बिम्स्टेक की बात यानी कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये देखा जाए बिम्स्टेक जो कि एक समूह है और ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें देखा जाए 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य देशों में से देखा जाए तो 2 दक्षिण एशियाई देश हैं। और ये दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई देश इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ 2 जो हैं वो दक्षिण एशियाई देश हैं। ये कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो 7 देश हैं जिसमें 2 देखा जाए तो दक्षिण एशियाई और 2 देखा जाए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इसमें शामिल हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन जिसका जो है ये अस्तित्व में देखिए कब आया था? 1997 में आया था। किस घोषणा के माध्यम से? तो बैंकॉक घोषणा के माध्यम से बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था 1997 में। ये घोषणा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और ये देख लीजिए ये सदस्य देश हैं जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं। ठीक है, यही सदस्य देश हैं जिसमें से आप देख रहे हैं 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो इस बार का 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक जन जागरूकता अभियान विनय समरसय योजना शुरू की है या शुरू करने वाला है? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? दोस्तों करेक्ट आंसर इस डी है। कर्नाटक सरकार के द्वारा एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है विनय समरसय योजना। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक कुरीति व्याप्त है दोस्तों छुआछूत के रूप में, इस कुरीति को समाप्त करने के लिए यानी कि इस छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। और इस अभियान का नाम देखिए क्या है? विनय समरसय योजना। इस विनय समरसय योजना का नाम एक 3 साल के बच्चे पे रखा गया है जिसका नाम विनय था। और देखिए इस विनय, ये जो बच्चा था वो कर्नाटक के कोपल में एक मंदिर में वो प्रवेश कर गया था। ठीक है, और ये दलित बच्चा था विनय। और फिर उसके बाद वहाँ के लोगों के द्वारा जो इसके परिवार पे जुर्माना लगा दिया गया, जिसके बाद से वहाँ की सरकार ने जो इस तरह की व्याप्त कुरीति है उसको ध्यान में रखते हुए इस जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया कि इस तरीके का जो कुरीतियां हैं और इस तरह से जो चल रही हैं चीज़ें उनको समाज से समाप्त किया जाए। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसको जो है इस योजना को अंबेडकर जयंती के अवसर पर जो है शुभारंभ किया जाएगा जो कि 14 अप्रैल को है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा जो है इस विनय समरसय योजना का शुभारंभ किया जाएगा। यह अभियान कर्नाटक के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो एक छुआछूत को समाप्त करने से उद्देश्य से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छुआछूत जैसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने से उद्देश्य से कर्नाटक की सरकार ने विनय समरसय योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो ये देखिए आपके सामने भारत का मैप खुला है जिसमें आप दक्षिण की तरफ जाएंगे और आप पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कर्नाटक दिख रहा है। कर्नाटक दोस्तों जिसको देखा जाए तो इसकी एक जिन विभिन्न राज्यों से सीमाएं लग रही है और साथ ही एक समुद्रिक सीमा लग रही है। समुद्रिक सीमा की बात करें तो अरब सागर से इसकी सीमा लग रही है। और राज्यों की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, साथ ही साथ गोवा से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो बसवराज बोम्मई हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है? साइना नेहवाल, MC मैरी कॉम, मीराबाई चानू या फिर PV सिंधु? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी है। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। ठीक है, देखा जाए ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था और रजत पदक जीत करके ये इतिहास बनाने वाली भारतीय वेटलिफ्टर हैं जिनका नाम है
साई खोम मीराबाई चानू, और इसलिए इनको देखा जाए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। मीराबाई चानू के बारे में बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली वेटलिफ्टर बनी थी। इसी के साथ साथ इस पुरस्कार में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया, किसे वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो भारत की पहली मेडल जीतने वाली महिला थी, पहली महिला खिलाड़ी, और वो वेट लिफ्टर थी, वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और वेट लिफ्टर होने का गौरव हासिल करने वाले कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया मीराबाई चानू को, वेट लिफ्टर थी। उसी के साथ साथ बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया वेट लिफ्टर और पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता था, उनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है? सर, इसका टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर, इसका टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आग की घटना घटी हुई है जो कि काफ़ी अपने आप में एक दर्दनाक है और काफ़ी ये बुरी खबर है देखा जाए तो। और टाइगर रिजर्व, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो है भीषण आग लगी है और ये टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अलवर जिले में है। ठीक है, और यहाँ पे भीषण आग लगी हुई है। बावजूद इसके कि यहाँ पे समय पर सैटेलाइट चेतावनी देने के और रियल टाइम मोबाइल एप्लीकेशन आधारित अग्नि प्रतिक्रिया प्रणाली की उपलब्धता के बावजूद भी ये आग इस समय देखा जाए तो 10 किलोमीटर वर्ग में फैल गई है और ये जंगलों को नष्ट कर रही है। ठीक है, अगर एक देखें, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 30 मार्च 2022 तक भारत में कुल 381 जंगलों में आग लगने की सूचना मिली थी और इसमें सर्वाधिक जो जंगलों में आग लगी थी वो मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगी थी। ठीक है, 133 जो है आग की घटनाएं दर्ज की गई थी, किसके अनुसार? भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, अगर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की दोस्तों बात करें तो ये राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में स्थित है और इस टाइगर रिजर्व को 1955 में वन जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1978 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, नीलगाय, सांभर चीतल, भारतीय मयूर इत्यादि की आबादी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व दिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये तीनों यानी कि बांदीपुर, इंद्रावती और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किन किन राज्यों में है। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा और कितने टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। ठीक है, तो आज मुझे आप इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन देने की योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? बी है। महाराष्ट्र की सरकार ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि यहाँ के कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन प्रदान किया जाएगा और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जितने भी वहाँ के कैदी हैं उन कैदी के परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार लाना और कानूनी मामले से संबंधित जो खर्च है उनको पूरा करने में मदद करना इस ऋण का उद्देश्य है। इस प्रकार के ऋण को देखिए खावती ऋण कहा जाता है और ये लगभग 1055 कैदियों को लाभ होता है। ठीक है, लगभग 1055 कैदियों को लाभ होगा इसके तहत। तो देखिए ये आपको ये जो खावती ऋण है ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भी हाल फिलहाल में खावती ऋण चर्चा में था, ये किस उद्देश्य से दिया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस तरह की पहल करने वाला महाराष्ट्र जो है वो देश का पहला राज्य हो गया, यानी कि देश में अपनी तरह का ये पहली पहल है। तो जो कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की दोस्तों बात करें और ये इस योजना की जो है यह योजना सबसे पहले परीक्षण आधार पर लागू की जाएगी यरवदा जेल से और योजना का जो निर्णय लिया गया था वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र की दोस्तों बात किया जाए तो ये देखिए आपके सामने भारत का मैप है और हमें पश्चिम यानी कि यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिख रहा है। महाराष्ट्र जिसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक से लगती है, साथ ही साथ गोवा से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो
महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी एक द्वीप पर स्थित है, यानी कि मुंबई जो है वो किसी द्वीप पर स्थित है। और मैंने कई बार आप लोगों से पूछा, चलिए एक बार फिर से मुझे आंसर करिए कि किस द्वीप पर जो है महाराष्ट्र की राजधानी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। दोस्तों आंसर इस डी है। गोवा में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का 2022 संपन्न हुआ है। और ये अभ्यास जो किया गया था, ये समुद्री अभ्यास हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी अभ्यास, ये पहला संस्करण था और ये 26 से लेकर के 30 मार्च के बीच में आयोजित किया गया। कहाँ पे? गोवा में और अरब सागर में, दो जगह पे किया गया। जो पहला चरण था, जो हार्बर चरण था, वो 26 से लेकर के 27 मार्च के बीच में गोवा के मार्मागुआ तट पर आयोजित किया गया। और जो इसका समुद्री चरण था, यानी कि जो सागरी चरण था, वो 28 से लेकर के 30 मार्च के बीच में अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का अगर उद्देश्य देखें तो जितने भी जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, उन देशों के बीच में नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में पारस्परिकता को बढ़ाने के साथ ही मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। ठीक है, अगर यह अभ्यास जो है वो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के सदस्य जो देश हैं, यानी कि 25 देशों में से इसमें 15 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की जो स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में किया गया था। और इसका जो है, इसका एक तरीके से देखा जाए तो हिंद महासागर के क्षेत्र के जो तटवर्ती देश हैं, यानी कि हिंद महासागर से जो लगे हुए देश हैं, उन देशों की नौसेनाओं के बीच में सहयोग और सहभागिता का ये एक प्रमुख मंच है। यानी कि इन देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना, इन देशों के बीच में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से इस संगोष्ठी की स्थापना वर्ष 2007 में किया गया था। ठीक है, 25 देश हैं और इस संगोष्ठी में जो पहला समुद्री अभ्यास हुआ है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठियों का, उसमें 25 में से लेके 15 देशों ने हिस्सा लिया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राहम थोरपे को किस बेस्ट गेम क्रिकेट का कोच बनाया गया? यहाँ पे देखिए किस देश का, ध्यान रखिएगा, किस देश के क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है, कोच नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इस ए है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ग्राहम थोरपे को कोच नियुक्त किया गया है। तो ग्राहम थोरपे को अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया और इन्होंने देखा जाए स्टुअर्ट लॉ की जगह लिया है, जो कि अभी तक अंतरिम कोच के रूप में कार्यरत हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज या लैंड बाउंड्री, चूँकि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ देश हैं और ये देश देखिए नाम है, भारत की किन किन देशों से सीमाएँ लगती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे जो छोटी सीमा लगती है वो भारत अफगानिस्तान के बीच में लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा। और सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096, ठीक है, किलोमीटर की सीमा लगती है। दूसरे स्थान पे देखा जाए तो चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर उसके बाद बांग्लादेश। देखिए ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, आपको कम से कम ये क्रम याद होना चाहिए कि सर्वाधिक जो है लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, फिर सर्वाधिक जो सबसे कम जो है सीमा वो किस देश के साथ लगती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? अमित सिंह, विश्वास पटेल, विवेक उपाध्याय, विनोद पटेल? करेक्ट आंसर इस बी है। विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो वर्ष 2022 में इन्हें दूसरी बार जो है भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, विश्वास पटेल को। इसके पहले वर्ष 2018 में इन्हें जो चुना गया था सबसे पहली बार, जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2018 में चुना गया था। पुनः इन्हें वर्ष 2022 में फिर से चुना गया है। ठीक है, डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2013 में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। किसके तहत? इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत किया गया था। पीसीआई जो कि एक कार्यकारी परिषद द्वारा शासित है और जिसमें देखा जाए डिजिटल भुगतान उद्योग का प्रतिनिधिकरण करने वाले 16 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, पीसीआई का उद्देश्य क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ठीक है, यही इसका पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बार के अध्यक्ष जो है इन्हीं विश्वास पटेल को चुना गया फिर से। ठीक है, दोबारा इनका कार्यकाल होगा एज अ भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाले छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। चलिए मुझे आर्टिकल के बारे में बताइए, अनुच्छेद के बारे में बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को या फिर छुआछूत को गैर संवैधानिक माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।